तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। भारत में जल्द शुरू होगा 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल। एक्सपर्ट पैनल ने भारत बायोटेक को दी वैक्सीन के परीक्षण की मंजूरी। सेकेंड और थर्ड फेज के ट्रायल जल्द शुरू करेगा भारत बायोटेक। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने कसा मोदी सरकार पर तंज। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किया ट्वीट। विधानसभा चुनाव के कारण विकास को कुछ समय के लिए करना पड़ा था निलंबित। अब फिर विकास के नाम पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ना हुई शुरू। कई जगह 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंचा पेट्रोल। अब से भारत में ही बनेंगी इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी। 18,100 करोड़ के PLI इंसेंटिव को मिली मंजूरी। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए लिया गया फैसला। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 471 अंकों की गिरावट के साथ 48,691 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 154 अंकों की गिरावट के साथ 14,697 के स्तर पर हुआ बंद। रूड़ी के घर खड़ी दर्जनों एम्बुलेंसों की वीडियो बनाकर सार्वजनिक करने के मामले में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जब कहा गया कि महामारी को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें तो गिरफ्तारी का प्रावधान ही नहीं है, तो पुलिस पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर नई कहानी लेकर आ गई और दावा किया गया कि 32 साल पुराने एक मामले में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। पप्पू यादव बिहार के सुपौल जिले की वीरपुर की जेल में है, लेकिन जेल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने यहां भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके शासनकाल में बिहार की जेलों में बंद लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। पप्पू यादव के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि वीरपुर जेल में मैं भूख हड़ताल पर हूँ। न पानी है, न वॉशरूम है, मेरे पाँव का ऑपरेशन हुआ है, नीचे बैठ नहीं सकता, कमोड भी नहीं है। दवा, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं से लोगों को महरूम रखने वालों को बेनकाब करना ही मेरा कसूर है। मेरी लड़ाई जारी है। पप्पू यादव ने जेल की अव्यवस्थाओं के साथ ही सरकार की नाकामी की भी पोल खोल कर रख दी है। दूसरी ओर पप्पू यादव को गिरफ्तार करके नीतीश कुमार भी मुश्किल में फंस गए हैं। कल ही हम और VIP प्रमुखों की ओर से इस गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पप्पू की मुहिम का समर्थन किया गया था और आज BJP और JDU नेताओं ने भी खुलकर पप्पू यादव का समर्थन किया है। बेगूसराय के पूर्व सांसद और नीतीश कुमार के करीबी JDU नेता मोनाजिर हसन ने कहा कि गिरफ्तारी तो छपरा के DM और सारण के सांसद और BJP नेता राजीव प्रताप रूड़ी की होनी चाहिए थी। मुसीबत के समय जब पप्पू गरीबों की मदद कर रहे थे तब उनकी गिरफ्तारी बेहद ही निंदा का विषय है। JDU के कई नेताओं ने पप्पू का समर्थन करते हुए सारण के DM के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। BJP MLC रजनीश कुमार ने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी को पूरी तरह से गलत बताया और उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की। देश में महामारी फैलने के पीछे मोदी सरकार की असफलता को जिम्मेदार माना जा रहा है। BJP में इस बात की चिंता है कि उसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में तेजी से कमी आ रही है। मोदी सरकार के प्रति बढ़ती इस नकारात्मकता का असर BJP के चुनाव अभियान पर पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में तो ये दिखाई भी दे गया, जब संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अंतिम चरणों में जहां जहां चुनाव हुए वहां BJP को हार मिली, जिससे चिंतित BJP ने मोदी सरकार की छवि को चमकाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और संघ भी इसमें BJP का पूरा साथ दे रहा है। सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। टीवी चैनलों पर सरकार के पक्ष में खबरें भी चलाई जा रही हैं। सरकार की ओर से इस बात का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि संक्रमण से लड़ने के लिए कम समय में कितनी बेहतरीन तैयारी की गई, रोज कितने लोग ठीक हो रहे हैं। डेली मेडिकल बुलेटिन में रिकवर हो रहे लोगों की संख्या को प्रमुखता से बताया जाने लगा है। BJP की इस मुहिम को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली स्वास्थ्य कर्मचारियों और उन परिवारों के साथ मजाक है जिन्होंने अपनों को खोया है और ऑक्सीजन, अस्पताल, दवा की कमी झेल रहे हैं। रेत में सिर डालना सकारात्मकता नहीं, देशवासियों के साथ धोखा है। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि भारत सबसे बड़ा टीका उत्पादक देश है। BJP सरकार ने 12 अप्रैल को टीका उत्सव मना दिया, लेकिन टीके की कोई व्यवस्था नहीं की और इसके बाद के 30 दिनों में हमारे टीकाकरण कार्यक्रम में 82% की गिरावट आई। साथ ही सवाल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीका बनाने वाली कंपनियों में गए,
फोटो भी खिंचाई, मगर उनकी सरकार ने टीके का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में क्यों किया? अमेरिका और अन्य देशों ने हिंदुस्तानी टीका कंपनियों को बहुत पहले ऑर्डर दे रखा था। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और केंद्र की मोदी सरकार पिछले कुछ समय से एक दूसरे के खिलाफ तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव हो चुका है, लेकिन राज्य और केंद्र के बीच की ये तल्खी कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही है। और अब पश्चिम बंगाल सरकार ने वैक्सीन की कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार ने सालाना बजट में जितना पैसा वैक्सीन के लिए अलॉट किया था, अगर उसका इस्तेमाल हो जाता है तो पूरे देश के लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिया जा सकता है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि अगर कीमत या बाजार को नियंत्रित किया गया तो इसका असर वैक्सीन के उत्पादन पर पड़ेगा। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपने अपने आंकड़े और तर्क पेश किए हैं, जिस पर कल यानी गुरुवार को सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल ने केंद्र पर वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को ग्रांट या अनुदान देकर फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। उनका कहना है कि अगर कंपनियों को वैक्सीन पर रिसर्च करने और उत्पादन करने के लिए सरकार ने पैसा दिया है, तो फिर वैक्सीन के लिए कीमत क्यों दी जा रही है? इसके जवाब में केंद्र सरकार ने साफ किया कि किसी भी कंपनी को ग्रांट नहीं दिया गया है। हाँ, ये जरूर है कि वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल के लिए पैसा दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के मुताबिक ICMR के साथ क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए भारत बायोटेक को 35 करोड़ रुपया और सीरम इंस्टीट्यूट को 11 करोड़ रुपया दिया गया है। इसके अलावा वैक्सीन बनाने के लिए एक निजी और 3 सरकारी संस्थाओं को 200 करोड़ रुपए दिए जाने की सहमति दी गई है, लेकिन अभी पैसा रिलीज नहीं हुआ है। वहीं इस पर पश्चिम बंगाल का कहना है कि भारत सरकार ने साल 2021 के बजट में 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए आवंटित किया था। बजट के 35,000 करोड़ रुपए से 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है। 50 करोड़ लोगों के लिए एक वैक्सीन की कीमत पड़ेगी 350 रुपए प्रति डोज, जबकि भारत सरकार ने कंपनियों से एक डोज की सिर्फ 150 रुपए कीमत तय की है। यानी भारत सरकार ने जो कीमत तय की है, उससे देश की एक बड़ी आबादी को मुफ्त वैक्सीन दी जा सकती है। वहीं ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि केंद्र सरकार खुद तो कंपनियों से 150 रुपए में वैक्सीन खरीद रही है, लेकिन राज्यों को वही वैक्सीन 300 से 400 रुपए में दी जा रही है। इससे राज्यों को दूसरी लाभकारी योजनाओं का पैसा काटकर वैक्सीन पर खर्च करना होगा। वक्त था जब कांग्रेस का देश के आधे से ज्यादा राज्यों पर कब्जा था, लेकिन अब पार्टी की सत्ता तो दूर, वो तो विपक्ष की भूमिका में भी नहीं आ पा रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई कमाल नहीं कर पाई, यहाँ तक कि बंगाल में तो उसका सूपड़ा ही साफ हो गया। इसीलिए बीजेपी उसे अपने निशाने पर ले रही है। साथ ही महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को लेकर भी संशय हो रहा है, लेकिन कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना ने आज उसका बचाव करते हुए पार्टी को अब भी मजबूत बताया है। शिवसेना ने आज अपने संपादकीय सामना में कांग्रेस नेतृत्व का पक्ष लेते हुए प्रमुख विपक्षी पार्टियों को केंद्र के खिलाफ एकजुट होने का अनुरोध किया है। संपादकीय में ये भी कहा गया कि हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, लेकिन बंगाल, असम और पुडुचेरी में मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होने वाले तीनों पूर्व कांग्रेसी हैं। शिवसेना ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा, पुडुचेरी में एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए, लेकिन ये तीनों पूर्व कांग्रेसी हैं। उन्हें कांग्रेस पार्टी से बाहर जाना पड़ा, लेकिन जहां गए वहां उन्होंने अपना अस्तित्व अधिक दीप्तिमान किया। ममता बनर्जी ने मोदी शाह से संघर्ष करके विजय हासिल की। उनकी जड़ कांग्रेस ही है। इतना ही नहीं, शिवसेना ने महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को लेकर भी बयान दिया। पार्टी की ओर से कहा गया कि कांग्रेस महागठबंधन में पहले की तरह ही अपनी भूमिका निभाएगी, उसे कोई भी पीछे धकेलने की कोशिश नहीं करेगा। अब शिवसेना का ये बयान जहां एक तरफ कांग्रेस को खुशी देने वाला है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को निराश करने वाला है, क्योंकि पार्टी कांग्रेस को कमजोर बताकर ही सत्ता की नींव हिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर अब शिवसेना ने उसकी बोलती बंद कर दी, जिससे एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ एकजुटता साफ नजर आई। महामारी से लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। महामारी की रोकथाम के लिए किसी राज्य में लॉकडाउन लगा है, तो किसी राज्य में नाइट कर्फ्यू। इंसान घरों में रहने को मजबूर है, लेकिन इससे उलट दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर किसान उसी मजबूती के साथ डटे हैं, जिस मजबूती के साथ उन्होंने पिछले साल नवंबर से धरना शुरू किया था। किसान अब भी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सीमा पर नई नई रणनीतियां बना रहे हैं। कई जगहों पर किसानों की महापंचायत भी चल रही है, तो कई बार किसान नेता ट्वीट के जरिए भी अपनी बात सरकार और जनता तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं।
आपको बता दें कि 26 मई को किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर बैठे 6 महीने पूरे हो जाएंगे। इस बीच किसानों ने कई तरह की मुश्किलों का सामना किया, लेकिन किसान अपने इरादों से डिगे नहीं। किसान जब अपने अपने घरों से निकलकर यहां धरना देने आए थे, तब 6 महीने का राशन साथ लेकर आने की बात उन्होंने कही थी। आने वाले 26 मई को ये 6 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन सरकार का किसानों से बातचीत का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा है। जिसके बाद अब किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कह दिया है कि 26 मई को जब किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो जाएंगे, तब संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़ा फैसला लेगा। राकेश टिकैत ने ये बात कहकर साफ कर दिया है कि सरकार उनके आंदोलन को चाहे जितना अनदेखा कर ले, लेकिन किसान अपनी मांगे मनवाए बगैर दिल्ली की सीमाओं से नहीं हटने वाले। केपी शर्मा ओली नेपाल की संसद में पेश विश्वास प्रस्ताव हार गए। इसके बाद अब नेपाल में नए प्रधानमंत्री को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। ओली की हार की सबसे बड़ी वजह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की फूट रही। पार्टी में प्रचंड गुट ने राह अलग कर ली, जिससे ओली सरकार अल्पमत में आ चुकी थी। ओली सरकार के जाने के बाद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने विपक्षी दलों को 3 दिन का समय दिया था नई सरकार के गठन का दावा करने के लिए, जो कल यानी गुरुवार की शाम को पूरा हो रहा है। लेकिन इससे पहले ही नेपाली कांग्रेस की ओर से शेर बहादुर देवबा के नेतृत्व में सरकार गठन का दावा करने की तैयारी कर ली गई है। पार्टी सदन की कुल संख्या 271 में से 136 सदस्यों के समर्थन को जुटाने की कोशिश में है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचंड गुट की ओर से समर्थन का आश्वासन मिल चुका है। इस समय सदन में नेपाली कांग्रेस के 61 सदस्य हैं, जबकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचंड गुट के सांसदों की संख्या 49 है। पार्टी को सरकार बनाने के लिए 26 और सांसदों की जरूरत है। इसके लिए जनता समाज पार्टी नेपाल से बात चल रही है। जेएसपीएन के सदन में 32 सदस्य हैं और पार्टी ने ओली सरकार के विश्वास प्रस्ताव का विरोध किया था, लेकिन विश्वास प्रस्ताव को लेकर पार्टी में फूट भी पड़ गई थी और पार्टी में महंत ठाकुर और राजेंद्र महतो के गुट के 15 सांसदों ने वोटिंग नहीं की। पार्टी में देवबा के समर्थन को लेकर अभी तक एक राय नहीं बन पाई है। जेएसपीएन यदि सरकार गठन में देवबा का समर्थन करता है तो उनके नेतृत्व में आसानी से नई सरकार बन सकती है। सरकार बनाने को लेकर नेपाली कांग्रेस के संयुक्त सचिव प्रकाश शरण महत ने कहा कि नेपाली कांग्रेस को समर्थन देने के मुद्दे पर जेएसपीएन बटी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि जेएसपीएन बृहस्पतिवार की समय सीमा तक सरकार गठन में हमें समर्थन देगी। सीपीएन एमसी की अगुवाई करने वाले पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने पार्टी को आश्वस्त किया है कि एनसी के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने के लिए वो समर्थन देंगे। नेपाल के संविधान के अनुसार यदि कोई दल सरकार बनाने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 76(3) लागू कर सकती है। इस स्थिति में सदन में सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाया जा सकता है। ऐसे में यदि नेपाली कांग्रेस बहुमत नहीं जुटा पाती है तो ओली को एक बार फिर सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा और उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 30 दिन भी मिल जाएंगे। महामारी के दौर ने लोगों के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। एक तरफ मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है तो दूसरी तरफ लोग आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि खाएं तो क्या खाएं, जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि जैसे जैसे सख्तियां बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे रोजगार पर गाज गिरती जा रही है। इसके साथ ही देश में बेरोजगारी एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। ये 8.67% के साथ 4 महीनों के शीर्ष पर पहुंच गई है। एक रिपोर्ट में बताया कि गांव के मुकाबले शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि पूर्णबंदी से सीधे तौर पर तो बेरोजगारी नहीं बढ़ रही, लेकिन इससे भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और रोजगार के मौके घटते जा रहे हैं। हालात बिल्कुल पिछले साल की तरह ही बनते जा रहे हैं। दरअसल लंबी पूर्णबंदी की वजह से पिछले साल बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। मई 2020 को बेरोजगारी दर का आंकड़ा 27.11% पर था, जो आर्थिक सुधारों के बाद 17 जनवरी 2021 को घटकर 4.66% पर आ गया था। वहीं 27 दिसंबर को बेरोजगारी दर 9.5% थी और अब ये एक बार फिर तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब है। वहीं दूसरी ओर लोगों के लिए थोड़ी राहत भी है। देश में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच खुदरा महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद है। 50 अर्थशास्त्रियों के बीच किए गए सर्वे के मुताबिक सब्जियों और खराब होने वाले पदार्थों की कीमतों में नरमी से अप्रैल में खुदरा महंगाई घटकर 3 महीने के निचले स्तर पर आ सकती है। अब विशेषज्ञ तो राहत का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक तो लोगों को राहत नहीं मिल सकती। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर